गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर सेकंड फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता के आधारभूत तत्व में आज का जो व्याख्यान है वो है उद्यम पूंजी एवं आवश्यक प्रलेख, यानी कि वेंचर कैपिटल एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये जो टॉपिक है इसमें ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने उद्यम पूंजी का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं के ऊपर डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उद्यम पूंजी के प्रारूप अथवा उद्यम वित्त पोषण की विधियां, यानी कि उद्यम पूंजी किन किन प्रारूप से या किन किन तरीकों से इन्वेस्ट की जा सकती है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है समता अंश, यानी कि इक्विटी शेयर। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि उद्यम पूंजी कोषों द्वारा वित्त पोषण करने का सर्वाधिक प्रचलित माध्यम या तरीका है समता अंश, यानी कि इक्विटी शेयर परचेज करके किसी भी कंपनी में अपनी पूंजी की अभिवृद्धन या लाभांश प्राप्त करने के लिए किसी भी अभी वर्तमान में जो कंपनी है उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई भी पूंजीपति या इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस विधि में उद्यम पूंजी कोष उपक्रम कंपनी की समता अंश पूंजी में से एक पूर्व निर्धारित हिस्सा क्रय करते हैं तथा उसके मूल्य के बराबर वित्त उपलब्ध कर देते हैं। किंतु कोई भी उद्यमी अपने उपक्रम या कंपनी के 49 यानी कि 49% से अधिक समता अंश किसी भी उद्यम पूंजी कोष को आवंटित नहीं करता। ऐसा इसलिए कि उद्यमी का कंपनी पर नियंत्रण तभी रह पाता है जबकि कम से कम 51 यानी कि 51% समता अंश पूंजी पर उसका अधिकार हो। अतः उद्यमी को कम से कम 51% समता पूंजी पर अधिकार रखना ही पड़ता है। अब अगर हम बात करें कि उद्यम पूंजी कोष को इस विधि से वित्त पोषण करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो इसमें जो पहला अगर हम बात करें तो जैसे इसका स्थायित्व हक मिल जाता है। दूसरे हैं लाभों में हिस्सा प्राप्त हो जाता है। फिर अगर हम इसके लाभों की बात करें तो निर्धारित अवधि के बाद अंशों का विनिवेश कर पूंजी अभिवृद्धि का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है जो कि आयकर मुक्त होता है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगला जो लाभ की बात करें तो उसमें है कि एक निर्धारित अवधि के लिए निवेश की तरलता प्राप्त हो जाती है, यानी कि एक सर्टेन दीर्घकालीन पूंजी के रूप में निवेश की तरलता बनी रहती है। दूसरा अगर हम बात करें उद्यम पूंजी के प्रारूप में तो यह है सशर्त ऋण, यानी कि कंडीशनल लोन्स। उद्यम पूंजी कोष सशर्त ऋण प्रदान करके भी वित्त पोषण करते हैं। ऐसे ऋणों पर ब्याज नहीं दिया जाता बल्कि उपक्रम के उत्पादों पर रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है। रॉयल्टी उत्पाद मूल्य के 2 से 15% तक हो सकती है, किंतु उद्यम पूंजी कोष कभी कभी ये शर्त भी लगा देते हैं कि उपक्रम के व्यावसायिक रूप से सक्षम होने पर रॉयल्टी के स्थान पर ब्याज देय होगा। किंतु ऐसी स्थिति में ब्याज दर बहुत ही ऊंची रखी जाती है, यानी कि लगभग 20% तक ये जो इनकी ब्याज दर होती है वो रखी जाती है। भारत में कई उद्यम पूंजी कोषों ने सशर्त ऋण उपलब्ध कर वित्त पोषण किया है, किंतु उन्हें इस विधि से वित्त पोषण करने में कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अगर आगे हम बात करें आय पत्र यानी कि इनकम नोट्स, तो इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि आय पत्र वित्त पोषण का एक अनूठा तरीका है। इसमें परंपरागत ऋण एवं आधुनिक ऋण जैसे सशस्त्र ऋण विधियों का मिश्रण देखने को मिलता है। इस विधि से वित्त उपलब्ध करने पर उद्यम पूंजी कोष को एक आय पत्र जारी किया जाता है जो ऋण का प्रमाण होता है। इस आय पत्र की शर्तों के अनुसार इसके धारक को ब्याज एवं रॉयल्टी दोनों का भुगतान किया जाता है, किंतु इनकी दर अति सामान्य होती है। अगला अगर हम बात करें भागीदारी ऋण पत्र यानी कि पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स। भागीदारी ऋण पत्र वे होते हैं जिनमें उपक्रम की सफलता के स्तर के अनुसार क्रमशः ब्याज दर बढ़ाने की व्यवस्था होती है। ऐसे ऋण पत्रों में 3 अलग अलग अवधियों के लिए पृथक पृथक ऋण दरें निर्धारित की जाती हैं, जैसे कि प्रथम अवधि अर्थात प्रारंभिक अवस्था में कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाता।
अथवा बहुत ही कम दर से ब्याज वसूला जाता है। सेकंड जो स्टेज है वो है जब उपक्रम एक निर्धारित संचालन स्तर पर पहुंच जाता है, तब कम दर पर ब्याज वसूल किया जाता है और वह कम दर 5 से लेकर 10% तक हो सकती है। और थर्ड जो स्टेज है वो है जब उपक्रम अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तब ऊंची दर से यानी कि लगभग 20% तक ब्याज वसूल किया जाता है। ब्याज की दरें एवं शर्तें उद्यम पूंजी कोष तथा संबंधित उद्यमी द्वारा आपसी अनुबंध से तय की जाती है। अगला जो प्रारूप है वो है परिवर्तनीय ऋण पत्र यानी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। उद्यम पूंजी कोष परिवर्तनीय ऋण पत्रों के बदले भी वित्त पोषण करते हैं। इन ऋण पत्रों की शर्तों के अनुसार निश्चित अवधि तक ऋण राशि पर ब्याज देय होता है तथा उसके बाद उस राशि के बदले कंपनी के समता अंश जारी कर दिए जाते हैं। यदि ऋण पत्र अंशतः परिवर्तनीय है तो उनके एक भाग की राशि को अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा शेष राशि पर निर्धारित तिथि तक ब्याज का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट है संचयी परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश यानी क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। भारत के कंपनी विधान में कंपनियों को संचयी परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश जारी करने की सुविधा उपलब्ध है। इसकी जो विशेषता है वो दो तरह की विशेषताएं होती हैं। प्रथम, इन पूर्वाधिकार अंशों पर एक निश्चित दर से लाभांश देय होता है। यह लाभांश तब तक संचित होता रहता है जब तक कंपनी से पर्याप्त लाभ नहीं हो जाते। लाभ होने पर संचित लाभांश का भुगतान कर दिया जाता है। और दूसरी जो इसका विशेषता है उसको है निश्चित अवधि के बाद इन अंशों को समता अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें तो उद्यम पूंजी कोषों से वित्त प्राप्ति के लाभ यानी कि आपको क्या क्या एडवांटेज होते हैं फाइनेंसिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटल फंड से। तो उसमें पहला जो पॉइंट है वह आवश्यकता अनुसार वित्त की उपलब्धि। उद्यम पूंजी कोषों से वित्त प्राप्त करने का प्रथम लाभ यह है कि इसमें उद्यमी को आवश्यकता अनुसार संपूर्ण वित्त मिल जाता है। ऐसा इसलिए कि उद्यम पूंजी कोष संपूर्ण व्यावसायिक योजना के लिए वित्त प्रदान करने का अनुबंध करते हैं। सेकंड जो उसका लाभ है अतिरिक्त वित्त की उपलब्धि यानी कि उद्यम पूंजी कोष उद्यमी को उपक्रम की विभिन्न अवस्थाओं में आवश्यक अतिरिक्त वित्त भी उपलब्ध कर देते हैं। अतः उद्यमी को अतिरिक्त आवश्यकता के लिए वित्त के अन्य स्रोत नहीं खोजने पड़ते। नेक्स्ट है एक ही स्रोत से संपूर्ण वित्त। परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल जो सोर्सेज हैं उससे वित्त प्राप्त करने के लिए वित्त के भिन्न भिन्न स्रोतों को खोजना पड़ता है और वित्त प्राप्त करने की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। किंतु उद्यम पूंजी कोष से सभी प्रकार का वित्त यानी कि दीर्घकालीन, मध्यकालीन या अल्पकालीन एक ही स्रोत से प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दीर्घकालीन वित्त। उद्यम पूंजी कोषों से वित्त प्राप्त करने का एक प्रमुख लाभ यह है कि इसमें दीर्घकालीन वित्त प्राप्त होता है। यह ऋण चिंता मुक्त होता है और कम से कम 5 से 10 वर्ष के लिए प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है सुविधाजनक शर्तों पर वित्त। उद्यम पूंजी कोषों से उद्यमी को अधिक सुविधाजनक शर्तों पर वित्त उपलब्ध हो जाता है। इन कोषों से वित्त प्राप्त करने पर ब्याज की दर या रॉयल्टी की दर में सुविधानुसार समायोजन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जोखिमों का बंटवारा। उद्यम पूंजी कोष से वित्त प्राप्त करने का एक प्रमुख लाभ यह भी है कि इसमें जोखिमों का बंटवारा हो जाता है। उद्यम पूंजी कोष समता अंशों से या ऐसे ही अन्य अंशों के बदले अधिकांश वित्त प्रदान करते हैं। सातवां जो पॉइंट है वो है कोषों के संबंधों का लाभ। उद्यम पूंजी कोष निरंतर रूप से कई उपक्रमों का वित्त पोषण करते रहते हैं एवं उनके प्रबंध एवं संचालन में कई प्रकार से सहयोग देते रहते हैं। इसमें उनके ऐसी कई संस्थाओं एवं विशेषज्ञों जैसे भर्ती संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक संस्थाएं, कर सलाहकार, वैधानिक सलाहकार, टर्न की प्रोजेक्ट विशेषज्ञ आदि से संपर्क हो जाते हैं जिनकी प्रत्येक उद्यमी को तलाश रहती है। अगला है अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं यानी कि वैल्यू एडेड सर्विसेज। इन सेवाओं का लाभ भी उद्यमी को प्राप्त होता है। इन कोषों द्वारा प्रदत्त कुछ प्रमुख मूल्यवर्धित सेवाएं हैं जैसे कि सामरिक नियोजन एवं निर्णयन में सहयोग सेवा, प्रबंधकीय एवं तकनीकी परामर्श सेवा, बैंकों से कार्यशील पूंजी के लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध कराने की सेवा, सामरिक साझेदार लेने में परामर्श सेवा, उपक्रम के उत्पादन एवं विपणन का वित्तीय विस्तार में परामर्श सेवा, किसी अन्य उपक्रम के साथ संयोजन करने हेतु परामर्श सेवा, अंशों का सार्वजनिक निगम लाने एवं उसके सूचीकरण कराने हेतु परामर्श सेवा, उच्च प्रबंधकीय पदों पर नियुक्ति हेतु परामर्श सेवा।
नेक्स्ट पॉइंट है विनिवेश के बाद उद्यमी का एकाधिकार। उद्यम पूंजी से वित्त प्राप्त करने की दशा में यह कोष एक निश्चित अवधि के बाद अपने निर्धारित अंशों एवं अन्य प्रतिभूतियों का विनिवेश कर देता है। इससे उपक्रम में कोष की भागीदारी समाप्त हो जाती है, फलतः उद्यमी का उपक्रम पर पुनः एकाधिकार हो जाता है। और जो इसका लास्ट जो इसका पॉइंट है वह है नवाचारी उद्योगों को प्रोत्साहन। उद्यम पूंजी कोष से आसानी से वित्त प्राप्त होने, जोखिम का बंटवारा होने तथा प्रबंधकीय एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध होने से नवाचारी उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। आज हमारे देश में कई सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, टेलीकॉम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, बायोटेक्नोलॉजी उद्योग, वृहद स्तरीय फुटकर व्यापार, वायु परिवहन सेवाएं आदि उद्यम पूंजी कोषों के कारण ही प्रोत्साहित होते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं कि उद्यम पूंजी कोष से वित्त प्राप्ति के दोष, यानी कि हमने उसके फायदे देख लिए, यानी कि लाभ देख लिए, तो इससे नुकसान क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हम नज़र डालें। तो सबसे पहला जिसमें पॉइंट है वह है उपक्रम का स्वामित्व बंटवारा, यानी कि उद्यम पूंजी कोष से पूंजी प्राप्त करने से उपक्रम के स्वामित्व में हिस्सेदारी समता अंशों या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में देनी पड़ती है। अतः उद्यमी अकेला स्वामी नहीं रहता, केवल पूंजी कोष भी साझेदार स्वामी बन जाता है। दूसरा है लाभों का बंटवारा। उद्यम पूंजी कोष से पूंजी प्राप्त करने से एक नहीं अनेक प्रकार से लाभों का बंटवारा हो जाता है। उद्यम पूंजी कोष ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी तथा पूंजी लाभ आदि के रूप में लाभों में हिस्सा प्राप्त कर लेता है। थर्ड है महंगा वित्त। उद्यम पूंजी कोष से प्राप्त वित्त वास्तव में महंगा पड़ता है। ब्याज या रॉयल्टी के रूप में तो उद्यमी को बहुत कम धन का भुगतान करना पड़ता है, अतः इन कोषों से प्राप्त वित्त सस्ता दिखाई देता है, किंतु जब समता अंशों का विनिवेश किया जाता है तब उद्यमी को लाभों का बहुत बड़ा भाग देना पड़ जाता है। तब उद्यमी इन लाभों की राशि को जोड़कर वित्त की लागत निकाली जाती है और वह लागत बहुत अधिक हो जाती है। अगर हम ये कह सकते हैं कि पूंजी कोष से प्राप्त वित्त महंगा ही होता है। अगला है स्वतंत्रता पर अंकुश। उद्यम पूंजी कोष वित्त कई शर्तों पर देता है। इन शर्तों के अनुसार महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी पूर्वानुमति या सहमति आवश्यक होती है, अतः उद्यम की स्वतंत्रता पर अंकुश लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी प्रारूप अपनाना अनिवार्य, यानी कि उद्यमी जब उद्यम पूंजी कोष से वित्त प्राप्त करता है तो उसे उपक्रम के स्वामित्व के कंपनी प्रारूप को अपनाना ही पड़ता है। इसके फलस्वरूप अनेक वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। इसमें धन एवं समय दोनों को ही अधिक खर्च करने होते हैं। यानी कि ये जो 5 जो इसके दोष हैं, ये भी उद्यम पूंजी कोष से जब वित्त प्राप्त की जाती है तो इन चीज़ों का भी अपने उस पर वेंचर पे इनका फ़र्क पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।